नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जारी बहस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने अचानक ही अपनी जेब से गीता निकाली और उस पर हाथ रखकर कसम खाई कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अगर कोई भी अधिकारी संलिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो का साहब। ये तस्वीरें सोमवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को मिली, जिसे देख जहां सदन में विपक्ष खामोश हो गया तो वहीं प्रदेश की जनता भी चकित रह गई। दरअसल सत्र के दौरान जब विपक्ष ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सीएम मनोहर लाल ने सख्त तेवर दिखाए। कांग्रेस के एक विधायक ने भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सीएम ने जेब में रखी श्रीमद् भगवत गीता निकाल ली। उन्होंने विधानसभा में ही गीता पर हाथ रखकर कसम खाई कि यदि सरकारी भर्ती में कोई भी अधिकारी शामिल होगा तो उसे मैं तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दूंगा। जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो का साहब बैठो। सीएम की इस प्रतिक्रिया पर विपक्षी नेता हक्के बक्के रह गए। दरअसल सीएम सदन में सरकारी भर्तियों को लेकर बोल रहे थे, जिस पर कांग्रेसी विधायक कादियान ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद सीएम की ये प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान भी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। इसकी प्रतिक्रिया ने विपक्षी विधायकों की जुबान ही बंद कर दी। सीएम ने सरकारी नौकरी भर्ती पर बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के 10 साल और हमारी सरकार के बीच की गई भर्ती का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। हमारी सरकार के वक्त में 15,000 भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जा रही हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए 1,06,000 भर्तियां अब तक की गई हैं। ग्रुप सी की 45,873 भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। ग्रुप डी की लगभग 15,000 पोस्ट की जरूरत सरकार की तरफ से आयोग को दी जाएगी। ये सभी पोस्ट मिलाकर कुल 1,67,000 भर्तियां हमारी सरकार के दौरान की जाएगी। हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है। उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं। और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूँ कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास ये भर्तियां एचपीएससी की हो जाएंगी। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी। ग्रुप डी का अलग से सीईटी टेस्ट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी।
चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500 1500 और भी रिक्वेशन आ सकती है। तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं। 15,000 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए हमने बिचौलिए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर बिना भेदभाव की नौकरी दी है। पहले से काम कर रहे 1,05,000 कर्मचारियों को इसमें पोर्ट किया, जबकि 12,885 नई भर्तियां की गयी। HKRN के जरिए स्पेशल परिवार के स्टेटस, आयु वर्ग के पैरामीटर तय किए गए। एक निजी संस्थान CMIE के आंकड़ों को विपक्ष बताता रहता है, लेकिन उसके आंकड़े किसी महीने में 2%, किसी में 28% हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए हमारे पास परिवारों में सेल्फ डिक्लेयर डाटा है, जिसमें बेरोजगारी लगभग 7% के पास है। HKRN का जो विषय आया है, इस HKRN के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं। मैं जरूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, HKRN का मुख्य कारण बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो। ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियां करवाते थे। जहां कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे, इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना, और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी। और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर HKRN में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे। तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पावर है ये दूसरे भागों से पोर्ट की गई। और अलग से जो डिमांड आई थी उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें HKRN में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम कम ज्यादा देते हैं, ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है, 35 वर्ष की, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नजदीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है वो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है। बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को ऑप्शन ही कम हो जाए, ताकि व्यक्ति को जैसे उसमें ऑप्शन मिले वो उसमें भर सकता है। CMIE एक संस्था है जिसकी आंकड़ों की पुस्तक वो बदलती रहती है। ये अलग बात है कि एक बार सितंबर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2% है, बाद में बढ़ा करके उन्होंने 28%, 34% कर दी, 34 के बाद फिर 28 आ गई। मैंने देखा नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि भी पिछले महीने नवंबर की उनकी जो आंकड़ा हरियाणा के बारे में आया है फिर से 8% आया है। हालांकि मेरा कोई भरोसा नहीं है CMIE की पुस्तिका पर, लेकिन मैं तो उन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो उस संस्था के आंकड़ों के ऊपर खेलते हैं। हमारे पास एक एक व्यक्ति का बेरोजगारी का डाटा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा,
क्योंकि परिवार पहचान पत्र में हम सामने वाले को कहते हैं कि क्या काम करते हो, बेरोजगार होता तो लिखवाता है कि मैं बेरोजगार हूं। 18 साल से लेकर के और 58 साल तक की आयु के जो लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, उनका आंकड़ा हमारे पास 7% के आसपास चलता है। कभी आधा % ऊपर होता है, कभी आधा % कम होता है। सीएम ने प्रदेश के सदन में श्रीमद् भगवत गीता पर कसम खाकर विपक्ष को खामोश तो कर दिया है और साथ ही ये साफ कर दिया है कि अगर घोटाले में अधिकारी हुए तो अब उनकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आर्यन जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा, उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए कोई गीता को बैठो साहब।